मैं संदीप सिंह राणा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो भी है अपने सीपीयू के, तो आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो लेके आया हूँ कि मैं जो 12 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर वो हमें आगे करना है, ठीक है ना। तो आज आगे करेंगे, जितना हमने कर लिया था पीछे वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, यानी कि जितने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे आज हम बढ़ेंगे और आगे करने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि जो पिछला वाला मैंने आपको करवाया था वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आज आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे क्या बोलता है देखते हैं आगे। देखिएगा, ये कहता है कि आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 123। कितना नंबर है ये? 123 नंबर हमारे पास में दिया गया है। ये कहता है कि हमारे पास में इसको सोल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन दी गई है मेरे पास में, ये इसको सोल्व करना है हमें। क्वेश्चन आपका दिया गया है ये कि 9 सही 3/4, 9 सही 3/4 भाग करना है हमें, इसको डिवाइड करना है किससे, ब्रैकेट 2 सही 1/6 प्लस करना है फिर इसको ब्रैकेट के अंदर फिर 4 सही 1/3 माइनस करना है फिर ब्रैकेट 2 सही 1/2 प्लस करना है फिर ब्रैकेट के अंदर 3/4 को, और फिर सारी की सारी जो ब्रैकेट है आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है हमें। बहुत इजी क्वेश्चंस है और हर एक एग्जाम के अंदर जो है ये पूछा जाता है, लेकिन बच्चे बिचलते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर ब्रैकेट को खोलना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, ब्रैकेट के अंदर खोलना है इसको, ठीक है। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ना, सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको खोलेंगे। तो ये आपके अंदर ब्रैकेट में दिया गया है कंप्लीटली, ठीक है ना। तो इसको खोलने की कोशिश करते हैं। कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया 5/2 प्लस में यहाँ पर आपको दिया गया 3/4, तो आपके पास में ब्रैकेट में आ गया। अब इसी को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 4 एलसीएम आया और 2 दूनी 4, तो यानी कि 10 प्लस में 3, यानी कि आपके पास में आया है टोटल ये 13/4। कितना है, 13/4 आपके पास में आ गया। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा दिया मैंने क्योंकि सोल्व कर लिया मैंने इसको ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सोल्व किया तो मेरे पास में आया 13/4। कितना है, 13/4। अब मुझे माइनस करना है क्योंकि ये ब्रैकेट है। अब इस वाली ब्रैकेट को खोलते हैं, इस वाली ब्रैकेट को खोलते हैं, सेकंड वाली को। जब मैं इस वाली ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये वाली 4 3 12 और 1 13, यानी कि 13 बटा में कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 13 बटा में 3। इसको भी मैंने खोल लिया, मतलब इसको भी मैंने यहाँ रखा और फिर मैंने ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, ठीक है ना। ये वाली ब्रैकेट लगा दी और ऐसे के ऐसे मैंने ऊपर से डाल लिया 2 सही 1/6, ठीक है। और फिर इधर से ये वाली ब्रैकेट लगा के भाग कर दिया 9 सही 3/4 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है, ये बहुत इजी है। वही सेम प्रोसेस फिर वापस कर दोगे। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। ये मैं ब्रीफ के अंदर समझा रहा हूँ, लेकिन करना हमें डायरेक्ट है कि फटाफट से इसको सोल्यूशन करना है हमें, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर भी समझाते हैं। तो यहाँ तक मैंने किया। अब देखो यहाँ तक जब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो 4 3 कितना आता है, 12 आता है। तो 12 एलसीएम लिया मैंने। अब उसके बाद में कितना आता है, 13 3, यानी कि 3 चौके 12, 13 चौके। देखो अब एलसीएम लेने के अंदर आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि देखो ये 3 चौका 12 है। कितना है, 3 चौका 12, यानी कि ये एक बार 3 से एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो डिफरेंस 1 का आएगा। तो हमेशा और हमेशा क्या करना है आपको कि जो डिफरेंस आएगा केवल और केवल वही रख के चलना है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ से रखा कि अगर मैंने बोला कि 3 चौके 12 तो 13 चौके 52 होता है। कितना होता है, 13 चौके 52 होता है। और माइनस कर दिया मैंने 4 3 13 3 39 होता है, ठीक है ना। 13 3 39, 13 चौके 52, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि वही सेम टू सेम आपके पास में 52 में से 39 घटाओगे तो आपके पास में 13 बच जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया और मैंने लिखा कि 13/12, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में आया 13/12। अब मुझे प्लस करना है इसको किससे, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 13 बटा में 6 से मैंने इसको प्लस कर दिया। और अब ये वाली ब्रैकेट मैंने ऐसे कैसे रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपका भाग का साइन था, अभी 9 सही 3/4 मैंने वापस रख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, बिल्कुल। अब उसके बाद में इस ब्रैकेट को खोल देंगे हम, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट लास्ट वाली ब्रैकेट हमारे पास में बच जाती है। अब मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो मेरे पास एलसीएम आया कितना, 12। अब मैंने क्या किया, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 और प्लस में मैंने कर दिया कितना, 13 का 13। अब देखो 13 दूनी 26, 13 3 39 होता है। तो यानी कि 26 और 13 कितना हो गया, 39। और मैंने यहाँ से हटाया इसको और मैंने लिखा कितना, 39 बटा में कितना लिखा, 39 बटा में 12। कितना लिखा, 39 बटा में 12। और अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये क्या था मेरे पास में, भाग था, और मैंने भाग का साइन लगाया और 9 सही 3/4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इतना हम यहाँ तक पहुँचे।
अब उसके बाद में नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि जब 9 चौक 36 और 3 39 होता है, 39 बटा में कितना है 4 है, और ये भाग में मेरे पास में 39 बटा में कितना है 12 है, 39 बटा में कितना है 12 है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे करना क्या है, देखो जब कभी भी भाग आता है तो उसको जो अगली वाली जो टर्म होती है हमारे पास में, ठीक है ना, इससे नेक्स्ट वाली टर्म, यानी कि देखो ये 39/4 है, और जो भाग में जो टर्म होती है हमारे पास में उसको हम क्या करते हैं, जब कभी भी भाग आता है तो उसको हम पलट देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 39/4 इंटू मैंने कर दिया, क्या कर दिया, इंटू, तो जो ये वाली टर्म आपकी दी गई है, भाग के अंदर जो टर्म दी गई है वो हमेशा क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो मैंने क्या कर दिया 12/39, 12/39 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे 12/39 किया तो 39 से 39 आपके पास कट गया, और 4 तिया 12 आपके पास में कट गया, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, और हमने करने की कोशिश की और हमने इसको निपटा भी दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका आंसर आया 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अपना था 123, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है। ये इसमें बोलता है नेक्स्ट वाले में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, और बोलता है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे ठोस गोलों में ढाला जाता है, इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कितने गोले के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि गोले का अगर मैं गोले का आयतन ज्ञात करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं गोले का आयतन करने की कोशिश करता हूं, आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आपको पता है कि जब गोले का वॉल्यूम निकालने की कोशिश की जाती है तो हम बताते हैं कि 4/3 पाई आर की कितना आता है, पाई आर की स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 4/3 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है ना। तो नीचे में अब यहाँ से आगे क्या करना है आपको, जब आपको ये पता लग जाता है, सॉरी ये क्या होता है हमारे पास में, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये अपने पास में क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है ना, क्या होता है, क्यूब होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है अपने पास में। मैंने लिखा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर, ये ठीक है ना, गोले की बात कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला जाता है। तो देखो यहाँ से जो आपका ना, ये तो बड़े वाले का आयतन है, क्या है, बड़े वाले का आयतन है, क्या है ये, बड़े वाले का आयतन, तो मैंने बड़ा वाला रख दिया, और ये छोटे वाले का आयतन है तो मैंने छोटे वाला रख दिया, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, बड़े वाले का आयतन, और ये क्या है आपके पास में, छोटे वाले का आयतन। तो देखो एक चीज यहाँ से देख के चलने की, जो गोले का आयतन अपने पास में दिया गया है, क्या है, गोले का जो आयतन दिया गया है, यहाँ से हम डायरेक्ट काटेंगे इसको 4/3 और पाई से पाई बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंस में जो अपने पास में बचता है वो आर की क्यूब मेरे पास में है, और ये आर की क्यूब, यानी कि ये छोटा आर की क्यूब है और ये बड़ा आर की क्यूब। इसका मतलब है कि ये रेडियस है, क्या है, ये रेडियस, ये बड़े की रेडियस है और ये छोटे की रेडियस है। तो मुझे एक चीज का छोटा सा ध्यान रखना है कि देखो 4/3 और ये पाई तो आपस में कट जाएगा, कोई इसका डिफरेंस बचेगा ही नहीं। जो बचेगा वो अपने पास में रेडियस बचेगा, कि जो बड़े वाले की रेडियस है और छोटे वाले की रेडियस वो डिफरेंस है, ठीक है ना। जो डिफरेंट है तो हमने क्या किया, इसको अलग से रख लिया। तो मेरे पास में जो बचता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका वो कैसे है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम डायरेक्ट, इसने बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को, यानी कि 6 सेंटीमीटर वाला जो होगा आपके पास में बड़ा होगा, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो कितनी है ये रेडियस, इसकी 3 बार है, ठीक है ना, कितनी रेडियस है, रेडियस कितनी है, रेडियस की पावर 3 है, तो मैंने 6 गुना 6 गुना 6 रख दिया। छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी बताइए आपको, वो उसने बताइए छोटे वाले की रेडियस 2 है, ठीक है ना, कितनी बताइए 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है, कितनी बताइए 2 गुना 2 गुना 2 बताइए। तो डायरेक्ट आप काटोगे 2 से 2 से 2 से 3 और 3 और 3, यानी कि 3 3 पे आपने काट दिया, तो आपके पास में डायरेक्ट बचेगा कितना 27, कितना बचेगा 27। तो कितने आप बना सकते हो, इसके अंदर गोले बना सकते हो, 27 गोले आप बना सकते हो, ठीक है ना। देखो दोबारा समझो कि 4/3 पाई आर के क्यूब जो होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है आयतन का, ठीक है। जब आपको पता लगे कि गोले का जो आयतन होता है हमारे पास में ये होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सेम बन रहा है 4/3 पाई और आर के जो क्यूब है और बड़े आर के जो क्यूब है वो अपने पास डिफरेंट है। तो मैंने उसको नहीं काटा, उसको मैंने रखा 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि ये अपन को गिवन है, क्या है, ये अपन को गिवन दे रखी है, ठीक है, क्या है, ये गिवन है। तो मैंने डायरेक्ट रखा 6 गुना 6 गुना 6 अपॉन में 2 गुना 2 गुना 2, तो आपने रखा और आपके पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो देखो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आपको करना कैसे है, तो आप कुछ नहीं करोगे। अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आप इसको डायरेक्ट बोलोगे कि आपके पास में जो भी चीज़ दी गई है, बड़े वाले की जो रेडियस दी गई है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो छोटे वाले की जो रेडियस दी गई है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है, यानी कि क्यूब करके लिखेंगे। कितनी बार क्यूब करके, इनको 3 टाइम्स लिखेंगे हमेशा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, तो आपके पास में कितने, जो आपके पास में जो गोले हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं, 27 गोले आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगली वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और
अब की बार हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो कोई भी मतलब आपका एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम आपका, ठीक है। देखो अब क्या बोलता है कि 16 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है, 16 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48 है। कहता है कि प्रथम 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 45 है और आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत कितना होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते बच्चे घबरा जाता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये कहता है कि 16 संख्या अपने पास में, ठीक है, कितनी औसत है 16 संख्याओं की, 16 संख्याओं की औसत को बोलता है ये 48 आपके पास में, ठीक है ना। 16 संख्याओं की जो औसत दी गई 48 यानी कि टोटल नंबर 16 है और 16 संख्याओं का जो औसत है वो 48 दिया गया है। उसके बाद कहता है कि 7 संख्याओं का जो औसत है आपके पास में वो 45 है, ठीक है ना। 7 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास में 45 है। उसके बाद बोलता है कि आगामी 6 संख्याओं का जो औसत है यानी कि अगली जो 6 संख्या है यानी कि अगली 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपके पास में कितना है 52 है। कितना है ये 52 है, कितना है 52 है। अब आगे की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब उसके बाद एक छोटा सा जो सेकंड स्टेप होता है वो सेकंड स्टेप करते हैं। ये कहते हैं कि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से, यानी कि 14वीं संख्या और ये 15वीं संख्या और ये 16वीं संख्या। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे जो नंबर है आपके पास वो 16 है, लेकिन यहाँ पे 7 और ये 6 यानी कि टोटल आपके अभी तक 13 कंप्लीट हुए। यहाँ पे 7 का एवरेज दिया और यहाँ तक 6 का एवरेज दिया, तो आपके अभी तक जो कंप्लीट हुए वो 13 कंप्लीट हुए। तो आपके पास में 3 संख्या बच जाती है 14, 15 और 16, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 14वीं संख्या 15वीं संख्या और 16वीं संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चन के अंदर दी गई गिवन है। ये कहता है कि यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, तो मैंने रखा कि ये x मान लिया, मैंने क्या मान लिया 14वीं संख्या को x मान लिया। और किससे 11 कम है 15वीं संख्या, तो मैंने बोला कि x प्लस में 11 कर दिया, x प्लस में 11 कर दिया। उसके बाद कहता है कि 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो मैंने क्या किया, ये 5 अधिक है तो मैंने कर दिया x माइनस में मैंने 5 कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल ये वाली जो इक्वेशन है मैंने बना दी कि 14वीं संख्या आपकी x है और 15वीं संख्या x प्लस में 11 है और 16वीं संख्या से 14वीं संख्या जो है ज़्यादा है 5, तो मैंने इसको 5 कम कर दिया, तो वही अपने पास में इक्वेशन आ जाती है। तो देखो अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे छोटा सा स्टेप है। अब क्या करेंगे, जो 48 है आपने बताया कि यहाँ पे 48 आना चाहिए, यहाँ पे 48 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपकी सारी टर्म्स 48 में आएगी ना। एवरेज का मतलब होता है कि सभी की सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है ना। तो देखो ये 48 से कितना कम है आपका 3 कम है, कितना कम है ये 3 कम, और ये 48 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 7 दी गई, तो 7 या 21 यानी कि 3 कम है, यानी कि एक संख्या के साथ 3 कम है, तो 7 के साथ कितनी कम हो जाएगी 7 या 21, यानी कि ये आपको क्या करना है, ये आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि कम थी तो आप इसको प्लस करोगे, क्या करोगे प्लस करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा है आपके पास में 4 ज्यादा है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे जो है 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो आपके पास में जो एक संख्या के ऊपर 4 कम है तो 6 के ऊपर कितनी होगी 6 चौक 24, जो कि हमें माइनस करना है। क्या करना है माइनस, क्योंकि देखो ये 48 थी लेकिन यहाँ पे 52 आ गया, 4 ज्यादा आ गया, क्या आ गया 4 ज्यादा आ गया। यहाँ पे 3 कम आया था तो हमने क्या कर दिया प्लस करना है, क्योंकि 3 कम है तो प्लस 3 ज्यादा करेंगे ना, और 3 एक संख्या के साथ है तो 7 संख्या के साथ 7 के 21 आ जाएगी, और यहाँ पे 4 एक संख्या के साथ है तो 6 के साथ 6 चौक 24 माइनस करेंगे। तो टोटल हमें बताना है कि यहाँ से आपके पास बचेगा क्या, ये प्लस का ही माइनस का, तो टोटल आपके पास में बचा माइनस का, यानी कि अभी भी आपको माइनस का 3 48 करना है, लेकिन ये एवरेज कितने की है हमें बता के चलना है। ये जो 3 आपके पास बचा है यानी कि इनकी तो एवरेज हमने बात कर ही ली है, 7 और 6 की तो एवरेज हमने कंप्लीट कर ली है कि भाई 7 और 6 की एवरेज तो हमने यहाँ पे बता दी कि 45 और 52 है। अब जो भी एवरेज जुड़ेगी आपकी इनके अंदर जुड़ेगी, जो 14 15 16 रह गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये आपके पास 1 है 2 है 3 है, यानी कि 3 टर्म है, तो मैंने 3 से ही इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। और जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में कितना बचता है इक्वल टू माइनस का मेरे पास में 1 बचता है। कितना बचता है मेरे पास में माइनस का 1 बचता है, कितना बचता है माइनस का 1 बचता है। और जैसे माइनस का 1 बचा तो देखो आपके पास टोटल नंबर जो है आपके पास में वो 48 है, एवरेज कितनी है 48 है, और माइनस का 1 बचा तो अभी माइनस का 1 आपको टोटल में माइनस करना है। तो मैंने 48 में से क्या कर दिया 48 माइनस 1 कर दिया, तो मेरे पास में बचा 47। अब जो एवरेज बचेगी हमारे पास में, जो टोटल एवरेज मेरे पास में है जो 47 है, इन सभी की एवरेज है 47, किसकी है इन सभी की एवरेज है, इन तीनों की एवरेज मेरे पास में कितनी है 47। तो देखो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आपके पास में 3 टर्म्स दी गई है और तीनों टर्म्स की एवरेज 47 है, कितने 3 टर्म्स की एवरेज आपके पास में 47 है। तो मैंने बताया कि x और x और x आपके पास में हो गया 3x और ये 11 और 5, यानी कि अगर 11 में से 5 आप घटाते हो तो
तो आपके पास में आ गया प्लस का 6, और ये जो है एवरेज है 3 नंबर की। कितने नंबर की एवरेज है? 3 नंबर की एवरेज है। और ये किसके इक्वल टू आपको दिया गया है? ये 47 के इक्वल टू आपको दिया गया है, जो कि मैंने अभी निकाला था। मैंने बताया था कि 41 माइनस में से 1 कर दिया, क्योंकि एक मेरे पास में लास्ट में ज़्यादा बचा तो उसमें से मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, और माइनस करके मैंने क्या किया, यहाँ पे 47 को रख दिया। अब देखो यहाँ से आप काटने की कोशिश करो तो मेरे पास में x प्लस में 2 बच जाता है, इक्वल टू 47 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 से काट दिया 3 को, और 3 से काट दिया 2 पे, बिल्कुल बच रहा है। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो x प्लस में 2 बचेगा अंदर, बिल्कुल ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा, तो x प्लस में 2, तो x की वैल्यू जो आपके पास में आ गई वो आ गई आपकी 45। कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी 45 आ गई। तो जैसे 45 आई है तो आपको पूछा है कि 15 और 16वीं संख्या का औसत बताना है। कितने नंबर का? 15वीं और 16वीं संख्या का जो औसत है वो आपको समझा रहा है। तो देखो ये 15 और 16 है, मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, तो मुझे पता है कि जो इसकी संख्या है वो कितनी है, 2x है, और प्लस में 6 है, इक्वल टू मेरे पास में जो है इसकी एवरेज मुझे बतानी है, और इसकी एवरेज का मतलब है कि 2 नंबर की एवरेज है, जितनी नंबर की एवरेज होगी उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 नंबर की एवरेज है। और मैंने बताया क्या है कि जैसे मेरे पास ये चीज़ आती है तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ कि 2 से ये काटा, मैंने 2 कॉमन लिया, और x प्लस में मेरे पास में अंदर 3 बचा, और अंदर में नीचे मेरे पास में 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास में जो बचा है वो x प्लस में 3 बचा है। कितना बचा है? x प्लस में 3। तो मुझे पता है कि x की जो वैल्यू वो 45 है, यानी कि 2 नंबर की एवरेज निकल कर आ गई मेरे पास में। इन दोनों नंबर की एवरेज मैंने निकाल दी x प्लस में 3, और x की वैल्यू आपने निकाली थी 45, तो आपके पास में आंसर आया 45 प्लस में 3, तो आपका आंसर आया 48। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मेथड ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। जहां तक मैं समझता हूं कि ये सबसे आसान मेथड है इसका। अगर आप इस मेथड को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजीली तरीके से जो है ना आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ भाई कि मैं क्या बात करना चाहता हूं और किस तरीके से मैं क्वेश्चन को निकालना चाहता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई किस तरीके से जल्दी सोल्व हो गया। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको स्टार्टिंग में मुश्किल आ सकती है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत ईजिली तरीके से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी बहुत आसान पेपर आया था, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी मुश्किल पेपर था, 50 में से 50 नंबर लेने वाला क्वेश्चन पेपर था ये, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या बोलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि आपका अलजेब्रिक का एक क्वेश्चन है, अलजेब्रिक का क्वेश्चन है आपके पास में। ये कहता है कि x माइनस में 5 का क्यूब है, प्लस में x माइनस का 6 का क्यूब है, प्लस में x माइनस का 7 का क्यूब है, और इक्वल टू आपको दिया गया है ये कि 3x माइनस में 5, x माइनस में 6 और x माइनस में 7। तो एक चीज आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, जब कभी भी आपके पास में ना एक चीज आ जाती है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब इक्वल टू अगर आपके पास में आता है क्या 3abc, अगर कभी भी ये आपके पास आएगा ना तो हमेशा ध्यान रखना कि जो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तभी ये वाली जो अपनी जो इक्वेशन है, तभी जो ये इक्वेशन बनती है आपकी बिल्कुल सही साबित हो सकती है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। अगर ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 नहीं है तो ये भी आपकी ठीक नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी आपकी ठीक नहीं होगी। तो आप इधर लेके आओगे तो इसको इक्वल टू 0 चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको करने का तरीका बहुत आसान है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं SSC के अंदर। तो देखो करना किस तरीके से है, बहुत इसी तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। आपको ये पता लग गया कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया तो आपको पता है कि a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब हमेशा क्या होता है, 3abc होता है। और देखो अगर आपके पास में पता लग रहा है कि आप अगर किसी भी संख्या को अगर आप ये बोलते हो कि a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब अगर ये है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आपको तो ये लग ही रहा है कि a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब इक्वल टू 3abc दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये a की क्यूब है, ये b की क्यूब है और ये c की क्यूब है, और इक्वल टू दिया है 3abc, बिल्कुल दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिखा कि a की क्यूब दे दी, b की क्यूब सी की क्यूब इक्वल टू दे दिया 3abc के, तो आपको पता लगा कि भाई ये तो abc वाला टर्म है, abc वाला टर्म है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने रखा कि a कितना दिया गया, x माइनस 5 दिया गया, x माइनस का 5 दिया गया, और फिर कितना दिया गया प्लस में मेरे पास में b कितना दिया गया, x माइनस में 6 दिया गया, ठीक है ना। और फिर ये कह रहा है कि अगर मैं c की बात करूँ तो c प्लस में x माइनस में आपके पास में 7, ये कितने के बराबर दिया गया, 0 के बराबर दिया गया। तो देखो अब इन सभी को मैं जोड़ता हूँ तो x आपके पास में 3x आता है,
कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 और 5 11 और 7 कितना होता है 18, यानी कि माइनस का 18 और इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहाँ पे रखा इसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब उसके बाद देखो कि आपने 3x इक्वल टू आपने 18 को रख दिया यहाँ पे, जैसे आपने इसको रखा तो यहाँ से x इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया 6, तो क्या आपका आंसर 6 नहीं आ जाएगा। x की वैल्यू उसने पूछी आपसे, किसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पूछी है, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। इक्वेशन नंबर 126 आता है, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब अगले वाली क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या बोलने की कोशिश करता है ये देखते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास में एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है। दुकानदार है अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, तो अंकित करने का मतलब होता है कि जो उसका जो प्राइस लिखा गया, ठीक है ना, जो आपका प्राइस लिखा गया यानी कि मार्क प्राइस जो आपका वो उसकी बात करने की कोशिश कर रहा है एग्जाम पर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 25% की छूट देने के बाद भी, देखो छूट कब दी जाती है, दो चीजें सीखने की बात है, छूट कब दी जाती है और प्रॉफिट कब कमाया जाता है। प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, प्रॉफिट जो कमाया जाता है, प्रॉफिट जो कमाया जाता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपका जो है प्रॉफिट कमाया जाता है कि भाई इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ है तो उसका मुझे प्रॉफिट यहाँ पर बेचना है। लेकिन छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है। किस पर, मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर गिना जाता है, प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर गिना जाता है। दो चीजों का ध्यान रखना है। जो छूट होती है आपकी, अगर मैंने बोला कि 10 रुपए की वस्तु, 10 रुपए का यानी कि 10 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि आपको 2% की छूट मिलती है, तो आपको 2% की छूट मिलेगी वो मार्क प्राइस पर मिलेगी, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला कि भाई प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए की कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट अगर मेरा 5% है, तो आप बोलोगे भाई इसका जो 5% है वो अपना ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 5, ठीक है ना। आंसर इस तरीके से आता है। तो ये वाली चीज समझने की इसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बोलता है, क्या बोलता है। ये कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 460 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो ये कहता है कि अगर मेरे पास में मार्क प्राइस और छूट देने की बात करेगा तो वो क्या करेगा, सेल करेगा, उस चीज को क्या करेगा, सेल करेगा। छूट दे के तो भाई सिंपल सी बात है कि सेल प्राइस ही तो आएगा। अभी मेरे पास में क्या था कि मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य अगर उसके ऊपर छूट दे देगा, डिस्काउंट देगा, तो वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, ठीक है ना, उसको बेचेगा यानी कि विक्रय मूल्य बना देगा, तो सेल प्राइस आ गया। आपके पास में कहता है कि 25% की छूट देने के बाद में, तो 25% की छूट का मतलब होता है कि 25 चौका 100, ठीक है, 1/4 यानी कि 4 रुपए की वस्तु को उसने कितने में दे दिया, 3 में दे दिया। कितने में दे दिया, 3 में दे दिया। 4 रुपए की वस्तु थी और ये कितने में दिया उसने, 3 में दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि उसके देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो मैंने बताया कि लाभ किस पे होता है, मैंने बताया कि सेल प्राइस जब वो करता है, और ये कॉस्ट प्राइस है मेरे पास में, यानी कि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही तो होता है। यानी कि जब मेरे पास में कॉस्ट प्राइस जितनी आई है और उस पर जब मैंने लाभ कमा के सेल कर दिया उसको, तो सेल प्राइस आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि देखो जो छूट होती है वो एमपी और एसपी पे गिनी जाती है, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो एसपी और कॉस्ट प्राइस पे गिना जाता है। तो मैंने रखा ऐसे कैसे बिल्कुल सेम टू सेम उसके अंदर रखा। तो कहता है कि 20% का जो है लाभ होता है। अब 20% का लाभ होता है इसको, तो 20% का लाभ है यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 5 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा, 6 में बेचा। 5 रुपए की वस्तु को 5 कॉस्ट प्राइस था और 6 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो देखो यहाँ से सेल प्राइस से सेल प्राइस मैंने कट कर दिया। क्या कर दिया, सेल प्राइस से सेल प्राइस मैंने कट कर दिया। एमपी से सीपी नहीं कट हो सकता, ये एसपी था और ये भी एसपी था, तो दोनों के दोनों मैंने इसको कट आउट कर दिया। और ये 3 से मैंने इसको काट दिया 2 पे, 3 से मैंने इसको काट दिया 2 पे। तो मेरे पास में बचा कितना, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी बचा 8, यहाँ पे कितना बचा, ये 5 बचा, कितना बचा 8। अब देखो यहाँ पे ये दो चीजें दे दी इसमें कि मार्क प्राइस मेरे पास में 8 की रेशो में आ गया और जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 की रेशो में आ गया। अब देखो करना क्या है, ये कहता है कि क्रय मूल्य इसका गिवन है, ये 480 रुपए इसका गिवन है। अगर ये 480 रुपए इसका गिवन है, ठीक है, तो इसको बताना है कि भाई अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 5 की वैल्यू 480 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी। 5 की वैल्यू 480 है तो मैंने काट दिया डायरेक्ट, 5 × 45 और 5 × 30, 96 आ गया, ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 96, और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 6 = 48, 96 से मल्टीप्लाई, 8 × 6 = 48 और 8 9 72 और 4 76, तो 768 रुपए मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आपका बहुत आसान तरीके से जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी कितना आ गया अपने पास में, ये क्या आ गया आपका कि 8 × 6 = 48, ठीक है ना, 8 × 6 = 48 और 9 × 72 और कुछ गलती हो गई है। ये कह रहे हैं कि 1 की वैल्यू 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 और 5 × 6 = 30, और ये कहते हैं कि 8 × 6 = 48, 768
क्वेश्चन है 20%, 25%, 460 रुपये, सॉरी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 460 रुपये दी गई है। कितनी दी गई है, 460 रुपये दी गई है। कितनी दी गई है, 460 रुपये। सॉरी यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 460 दिया, हमने गलती से यहाँ पे बाय मिस्टेक 480 लिख दिया था। तो 5 नीम 45 और 5 दूनी 10 मैंने लिख दिया, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी 92 आई है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 में 72, 1 73। तो 736 रुपये आपके पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में ये क्या बोलने की कोशिश करता है। देखिएगा, ये हमारे पास में रेशो और क्वेश्चन आता है, कहता है कि माध्य समानुपातिक, एक तो अपने पास में माध्य होता है समानुपातिक, माध्य समानुपातिक होता है, माध्य समानुपातिक, माध्य समानुपातिक होता है, ठीक है। एक आपके पास में होता है तृतीय समानुपातिक। क्या होता है, तृतीय समानुपातिक, तृतीय समानुपातिक। दो चीजें आपके पास में होती हैं। देखो, दो चीज इसने बोला है कि इनका जो है ना जोड़ बताना है। तो ये क्वेश्चन में बोलता क्या है, ये बोलता है कि 10.8 एवं 4.8 के माध्य समानुपातिक एवं 2 तथा 4 के तृतीय समानुपातिक का योगफल क्या है। क्या क्वेश्चन है, दोबारा से बोलते हैं। 10.8 एवं 4.8 के माध्य समानुपातिक एवं 2 तथा 4 के तृतीय समानुपातिक का माध्य क्या है। देखो, एक तो माध्य समानुपातिक पूछा है, उसकी वैल्यू उसने दी है कि 10.8 और कितना दे दिया गया है यहाँ पर, 4.8, ये दो चीजें इसमें टर्म्स में दे दी गई है। इसका माध्य समानुपातिक निकालना है और तृतीय समानुपातिक निकालना है किसका है, 2 और 4 का, 2 एवं 4 का, ठीक है। अब चीज समझने की क्या है इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि इसका और इसका जो माध्य समानुपातिक निकालना है, इसका तृतीय समानुपातिक निकालना है, इसका जो हमारे पास में जोड़ होता है वो क्या होता है। तो देखो, माध्य समानुपातिक निकालते तो क्या करते हैं, मैंने एक ही चीज करनी है, मुझे क्या चीज करनी है, मुझे एक ही चीज मुझे क्या करनी है कि 10.8 और ये x, ठीक है, और ये कर दिया x और ये कर दिया मैंने क्या, 4.8, ठीक है। इसके बीच में हमने दो x की वैल्यू जो है पुट कर देनी है, x और x की वैल्यू, ठीक है, और ये लास्ट में मुझे रख देने हैं। और लास्ट वाले यानी कि बाहर से बाहर वालों की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, बाहर से बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर से अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, माध्य समानुपातिक है। अपने पास क्या निकल जाएगा, माध्य समानुपातिक निकल जाएगा। दूसरी चीज, अब तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 दिया है, तो मैंने क्या कर दिया, तृतीय समानुपातिक निकालना है। क्या निकालना है, तृतीय समानुपातिक निकालना है। तो तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए मुझे एक ही चीज करनी पड़ेगी, जो मेरे पास में 2 दिया गया है और ये जो 4 दिया गया है ना, तो ये जो है अपने पास में 4 और ये x, यानी कि इसी को हमने डबल कर देना है, 4 को आगे रख देना है और फिर ये x की वैल्यू रख देनी। अब मैंने जैसा बताया कि वही चीज आपको जैसे माध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करता है कि लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई और अंदर की अंदर से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। तो देखो, अब मुझे इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो बिल्कुल निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम माध्य समानुपातिक निकाल देते हैं, तो कह रहे हैं कि x का स्क्वायर मेरे पास में कितना आ गया है, इक्वल टू 10.8 इंटू में 4.8 और ये आपका जो है मैंने इसमें रख दिया, किसमें, रूट में रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को हटा दिया और यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया। अब यहाँ तक मैंने इसको कर दिया, अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ कि 10.8 और 4.8 मेरे पास में है, तो मेरे पास में अंडर में बचेगा कितना, मेरे पास में अंडर में बचेगा कितना। अगर मैं इसमें 10 लगाता हूं और इसमें भी मैं 10 लगाता हूं तो मेरे पास में बाहर तो 10 ही बच गए ना, क्योंकि 10 और 10 आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 100 और 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो मैंने 10 तो नीचे रख दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में कितना है, 10.8 और 12.45, तो मैंने क्या करना है, 16, मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक, इसको मैं आपस में ना, मतलब इसको मैं छोटे छोटे टर्म्स में बांट लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10.8 और 4.8 मेरे पास में यहाँ पर आया है, तो मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 छिका 96, तो नहीं कटेगा। अब मैंने क्या करने की कोशिश की, इस पर हमने छोटी सी बात करने की कोशिश ये करेंगे कि हम छोटे से छोटे नंबर में इसको काटने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में क्या आता है, मैंने बोला कि 3 एकम 3, 3 की बचा, ठीक है, तो हमने 3 कर दिया। अभी 10 हटा के मतलब 4 हटा दिया हमने, तो यहाँ से 3 की 9 और 3 की बचा रहा, इतना हमने कर दिया। तो देखो, एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है, चीजें जो है ना आपकी अभी रूट में ही चल रही है। क्या चल रही है, रूट में चल रही है, मैंने खोल के इसमें रख दिया। अब देखो 36 का जो होता है वो 6 होता है और जो 16 का होता है वो 4 होता है और 3 का जो होता है वो 3 ही होगा, क्योंकि डबल 3 है तो 3 का 3 आ जाएगा। तो ये आपका जो है बाहर निकल के आ गया, x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो 6 से 24 ये 48, ये आपका 48 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ 4.8 मेरे पास में कितना है, 4.8 मेरे पास में आ गया। तो देखो जो 4.8 है अपना माध्य समानुपातिक निकल गया, कितना निकल गया, माध्य समानुपातिक अपना 4.8 अपना निकल गया, ठीक है ना। 4.8 निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, आप यहाँ तक समझ में आ गया कि 4.8 मेरे पास में जो है ये निकल
गया 4.8। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ तृतीय समानुपातिक के ऊपर। किसके ऊपर आता हूँ मैं? तृतीय समानुपातिक के ऊपर। तो तृतीय समानुपातिक में किस तरीके से निकालूंगा? मेरे पास में मुझे पता है कि तृतीय समानुपातिक को कैसे निकालना होता है, 2 4 और 4 को मैंने डबल करना है, उसके बाद में देखो अब मैंने इसकी 4 2x मैंने मल्टीप्लाई की आपस में और इक्वल टू मैंने 4 चौक 16 कर दिया। कितना कर दिया? 4 चौक 16, 16 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को मैं अंडर में ले गया और यहाँ से मैंने 2 को हटा दिया, तो 2 8 16 कितना आ गया? 2 8 16। तो आपका जो इसका जो आ गया आपका तृतीय मध्यानुपातिक वो आ गया आपका 8। कितना आ गया आपका? 8 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है ना। तो योगफल हमें इसका बताना है, तो मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पर? 4.8 और 8 4 12। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने फिर मिस्टेक कर दी है। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि ये अपना 10.8 है और 4.8 है, और दूसरा कह रहा है कि 2 है अपना और 4 है 416 2 16। तो बिल्कुल ठीक कट रहा है यहाँ तक हमारा ये। तो हमारा आएगा कितना है? 8 और 4 12, लेकिन आंसर हमारा 15.2 आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं कि यहाँ तक हम दोबारा से करके देखते हैं कि मेरे पास में जो यहाँ तक मैंने काटा है वो क्या ठीक काटा है। ठीक है, तो 4.8 है मेरे पास में, हम उसको करके देखते हैं कि मेरे पास में कितना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है कि मेरे पास में जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये कह रहा है कि 10.8 है और ये x है और ये x है, तो मैंने क्या किया? x का स्क्वायर इक्वल टू 10.8 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 3 9 और 3 18 गुना में 3 कर दिया, इंटू में 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 6 18 गुना में 3 कर दिया। ठीक है ना, इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। अब उसके बाद में क्या बचता है कि ये 36 और 16 यानी कि ये 6 है और ये 4 है और ये मेरे पास में 3 है। 6 से 24 दिया मेरे पास में कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। देखो ये हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, 24 दूनी 24 दिए 72 करना था, 24 दूनी 48 कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास में ये कितना आ गया? आपके पास में 7.2 कितना गया? 7.2। ठीक है ना, कितना गया? 7.2। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी मिस्टेक से बचना, जैसे कि कई बार हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है और आप लोगों से भी किसी से भी हो सकती है मिस्टेक्स वगैरह। ठीक है, तो आपके पास में देखो ये 7.2 आपके पास में जो है माध्य समानुपातिक बन गया। ठीक है, और 8 आपके पास में क्या बन गया? तृतीय समानुपातिक बन गया। 8 के साथ कितना होता है आपके पास में? 15.2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 15.2। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा शायद कि किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। माध्य समानुपातिक निकालना तो कैसे करेंगे, तृतीय समानुपातिक निकालना तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। और आने वाले टाइम में जैसे हम क्लासेस लेकर आएंगे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसके अंदर एक काम ये करना है हमें कि जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी आपका ये सिलेबस बनेगा उसको हम बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको वहाँ पे खोल के बताई जाएगी। आपका जो मेंस तक का लेवल होता है, ठीक है ना, सीडीएस का मेंस, सीडीएस का हो गया, सीपीयू का हो गया, एसएससी का हो गया, कोई भी आपका जो लेवल है यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। या फिर बैंकिंग के एग्जाम उड़ा लो, यूपीएससी के एग्जाम उड़ा लो, या फिर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपका सारा का सारा मैथमेटिक्स जो भी है आपका यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिए और इसको देखें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 129 त्रिभुज एबीसी में जो हमारे एंगल है, देखो इसमें एंगल बी दिया गया है लेकिन एंगल ए करना है, इसमें गलती दिया हुआ है। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 50 गिवन है आपको, और कहता है कि इसकी भुजा एबी और एसी को डी तक और ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, फिर कहता है कि एंगल सीबीडी और एंगल बीसीई के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो BOC का जो मान हमें बताना है। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, ये ट्रायंगल दे दिया जाता है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास में A है, ये कहता है कि B है और ये कहता है कि C है मेरे पास में, और फिर कहता है कि जो A है, अभी B को हमें A करना है, ये मेरे पास में जो है 50 दिस इज गिवन टू मी, ये हमें जो है क्वेश्चन में 50 दिया गया है, 50 डिग्री मेरे पास में जो है ये एंगल है A। उसके बाद कहते हैं कि इसकी भुजा को AB को AC को, AB और AC मेरे पास में, तो AB को मैंने आगे बढ़ाया, AC को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि D और E तक बढ़ाया था, ये D तक बढ़ाया और ये E तक बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है कि CBD यानी कि CB और ये D, CBD कहता है कि CBD का जो एक क्या होता है, CBD और BCE के समद्विभाजक बिंदु O पर, यानी कि इन BCE के समद्विभाजक, यानी कि समद्विभाजक जो बराबर भागों में काटते हैं, O पर मिला दिया इसको। ठीक है ना, O पर मिला दिया। तो अभी ये कह रहा है कि BOC का मान जो है हमें बताओ, BOC का जो मान है वो हमें बताना है। ठीक है, एंगल BOC का मान हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो दो चीजें होती है, अगर आपको कभी ये वाला एंगल निकालना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अगर आपको कभी भी अंदर यानी कि ये वाला एंगल आपको अगर निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, और अगर आपसे ये वाला एंगल निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे। दो चीजें आपके पास में आती है, तो बहुत ईजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ जाता है तो 90 प्लस में एंगल A/2 आपका आंसर हो जाता है। अगर आपके पास में ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ जाता है तो ये हो जाता है 90 माइनस एंगल A/2।
ये हो जाता है 90 माइनस में एंगल a/2। अगर आपको ऊपर वाला एंगल निकालना है, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आप बोलोगे 90 प्लस में एंगल a/2 निकालोगे। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो 90 माइनस a एंगल a माइनस a अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो आपको नीचे वाला निकालना है, तो मैंने नीचे वाला निकालने का बताया कि माइनस में एंगल a/2 करना है, इक्वल टू मेरे पास में आंसर आ जाना है। अब देखो आपके पास में 90 है, माइनस में आपको क्या करना है, ये आपके पास में 50 है और ये अपना बटे में 2 यानी कि 25 पे आपका कट जाता है। तो 90 में से 25 घटाओगे तो आपके पास में कितना बचता है, क्या 65 बचता है? तो 65 डिग्री के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की, क्या बोलता है। अगले वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कि किस तरीके से हम अगले वाले क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगले वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका है 130। कितना है? 130। कहते हैं कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से, एक दुकानदार है 2 वस्तु बेचता है, जिसमें से प्रत्येक को 9471 रुपये में बेच देता है। एक वस्तु को उसने 23% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 23% की हानि पर वो बेच देता है। इस लेनदेन में कितना % लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है? तो देखो जब कभी भी आपके पास में क्या होता है कि जो सेल प्राइस होता है, अगर वो आपका इक्वल है, अगर वो आपका दिस इज गिवन अस इक्वल, तब हम क्या करेंगे, तब आपके पास में हमेशा अगर वो एक चीज को तो लाभ पर बेचता है, लाभ परसेंट पर, और एक चीज को वो किस पे बेचता है, हानि परसेंटेज पे बेचता है। ठीक है ना, यानी कि एक तो आपको बेचता है प्रॉफिट परसेंटेज पर, ठीक है, एक बेचता है लॉस परसेंटेज पर। अगर इन दो चीजों को वो बेच रहा है, जब कंडीशन क्या होती है कि सेल प्राइस आपका जो होता है, सेल प्राइस दोनों वस्तु का इक्वल होता है। किसका? दोनों, यानी कि दोनों वस्तु का इक्वल होता है। दोनों वस्तु का क्या होता है आपका? इक्वल होता है। दोनों वस्तु का अगर सेल प्राइस आपका इक्वल हो जाता है, एक वस्तु को लाभ पर बेचता है और उसी सेम मतलब उतने ही % पर आपको हानि में बेचता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों को सेम उसी पर बेचेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 20% पर और ये 20%। ठीक है, ये तो लाभ पर बेचा है, ठीक है, और ये हानि पर बेचा है। तो हमेशा और हमेशा आपको क्या होता है, जो इसका जो सोल्यूशन निकल कर आता है वो हानि का निकल कर आता है। क्या आता है? हानि परसेंटेज का आपके पास में जो है सोल्यूशन निकल कर आता है कि हमेशा उस वस्तु पर हानि होती है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक सेल करनी है, हमें 2 वस्तु सेल करता है और दोनों को बिल्कुल सेम सेल प्राइस पर जो है वो विक्रय करता है, तो एक वस्तु को इतने % 20% के लाभ पर और एक वस्तु को 20% की हानि पर, तो हानि हमेशा होगी। ठीक है, किसी भी कंडीशन में क्या होगी? हानि होगी। अब देखो निकालने का तरीका कैसे है, क्या है, वो हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि एक को 23% की हानि पर, कितने % की हानि पर? आपको बोलता है कि एक को 23% की हानि पर और दूसरे को भी तो 23% की हानि पर ना, ये 23% की हानि पर और ये 23% की हानि पर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको जो है इसका स्केयर कर देना। जो 23 है ना आपका, अगर सेम नंबर पे दिया गया है तो उसका स्केयर कर दोगे। मैंने बोला कि 23 का स्केयर आपके पास में कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई कि सर 529 मेरे पास में जो है 23 का स्केयर होता है। कितना होता है? 23 का स्केयर हमारे पास में कितना होता है? 529। जैसे मैंने अपने चैनल के ऊपर ही करवाया है कि आपको स्केयर निकालने की ट्रिक्स मैंने बताई है, आप किस तरीके से याद रख सकते हो वो मैंने ट्रिक्स बताई, तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें स्केयर को निकालना है। ठीक है, तो 23 का स्केयर आपके पास में 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। और मैंने बताया कि जब 529 आपके पास में होता है तो ये आपके जो है परसेंटेज में तो 100 लग जाएगा, परसेंटेज में है आपके पास में तो 100 लग जाएगा, 100 लगेगा तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 5.29, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि सर मेरे पास में जो आंसर आएगा ना, किस में आएगा, ये क्या है आपका, लाभ है या हानि? तो आपका जो है ये क्या है, मैंने बताया था अभी कि ये हानि परसेंटेज आपका जो है निकल कर आपके सामने आ जाता है कि मेरे पास में ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमने चुटकियों में सोल्व कर लिया कि इसका स्केयर कर देंगे और जैसे हमें पता लगता है कि सेम प्राइस है, तो हमारे पास में ना जितने भी आपके छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको माइंड में स्टक करने पड़ेंगे कि हमें किस तरीके से, जो मेरे पास में अगर प्रॉफिट होता है, अगर मेरे पास में लॉस होता है और वो सेम नंबर में है, ठीक है, और मेरे पास में जो विक्रय है वो भी बिल्कुल सेम उसमें होता है, यानी कि सेम उसमें विक्रय करते हैं हम, एक ही प्राइस पर जो है विक्रय जो है उनका रखते हैं, तो आपके पास में ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। तो आंसर आ गया अपने पास में 529 यानी कि 5.29 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन बोलता है 131 दो संख्याओं का अनुपात 4:5 यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल कितना होता है। देखो मैंने क्या बताया कि जब कभी आपके पास में एचसीएफ अगर आपके पास में दिया जाता है, ठीक है ना, क्या दिया जाता है, एचसीएफ दिया जाता है, तो और संख्या आपसे पूछ ली जाती है, अगर आपसे संख्या आपसे पूछ ली जाती है यानी कि नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, तो नंबर होता ही क्या है आपके पास में। एक बात सोचने की दूर आपको देर है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये बताओ कि मेरे पास में ये आपके पास में 20 मेरे पास में क्या है, ये 20 मैंने लिखा है 24 है, और ये आपके पास में कितना है यहाँ पर, ये आपके पास में मैंने बोला कि ये आपके पास में है आपके, ये आपका 18 है, ये आपका 18 है। अब देखो मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 2
से काटा तो 3 चुके 12 और 3 तिया 9, ठीक है ना। अब इससे आगे कुछ जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल जा ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपके पास में 2 और 3 जो है आपका ये आ गया ना, मतलब आपके क्या आ गया, रेशो आ गया इसका, ठीक है। और नंबर आपका 4 और 3 मतलब आपका क्या आ गया, ये एचसीएफ आ गया, ठीक है ना। तो 4 और 3 आपके पास में आ गए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपने बोला कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनकी नंबर से, ठीक है ना, तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं सोल्यूशन किस तरीके से करना है हमें ये, ठीक है। देखो एचसीएफ आ गया आपके पास में, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ आपका जो है दिया गया है और आपको जो है नंबर पूछा गया है और आपको जो है रेशो भी दिया गया है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी कि एचसीएफ जो होता है ना, इनटू में आपका दिया गया है क्या, अनुपात, यानी कि रेशो, रेशो ऑफ नंबर, जो संख्या जो नंबर दी गई है, संख्या दी गई है, ठीक है ना, यानी कि जो आपके पास में संख्या दी गई, रेशियो ऑफ नंबर दिया गया है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में डायरेक्ट नंबर, ठीक है। अब इसने बोला कि आपका जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है, 4:5 है। और आपका जो मैक्सिमम समापन यानी कि जो आपका एचसीएफ वो कितना है, आपका 16 है। जैसे आपने बताया कि ये 16 है और ये 4:5 है, कितना है, ये 16 है और ये 4:5 है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई ठीक है, मैंने एक काम कर लिया, ये 16 रखा और अंदर 4x मान लिया इसको, और मैंने इसको मान लिया 5x, और मैंने बताया था कि भाई इसका इस क्वेश्चन में पूछा इसने है कि संख्याओं का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, इन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो मैंने क्या किया, 4 और 5 कितना होता है आपके पास में, 9x होता है, और इनटू में करना है आपको 16 से, इनटू में आपको 16 ही तो करना है, तो 16 नहीं 144 है, तो आपके पास में क्या 144 इसका जो है सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। आप इससे एक्स लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो है मैंने बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 चौका 64 होता है, ठीक है ना, और 16 पंजे 80 होता है। अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये भी आपको डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक्स के ऊपर ही जाना है, मुझे एक्स बता दें कि 4x से 5 से, और मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ तो डायरेक्ट मेरे पास 144 आता है। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 16 आपका जो है एचसीएफ है, तो ये आपका जो है रेशो है, तो रेशो से जब एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नंबर निकल कर आया था। और इसका फिर लास्ट में हमसे पूछा है कि इनका जोड़ हमें जो है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है, रेल के ऊपर, रेल का एक क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी कहते हैं कि क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है तो वे गंतव्य पर 15 मिनट लेट पहुंचती है, लेकिन यदि कि उसकी चाल 80 किलोमीटर घंटा से चले तो 7 मिनट देर से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय, देखो जब लेट और लेट पहुंचती है, जब लेट और लेट पहुंचती है तो हमेशा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर ट्रेन जल्दी और जल्दी पहुंचती है, दोनों टाइम में जल्दी पहुंचती है तो भी हमेशा माइनस हो जाएगा। अगर लेट पहुंचती है और फिर जल्दी पहुंचती है तो हमेशा इस कंडीशन में प्लस। ये 3 कंडीशन आएगी, लेट और लेट पहुंचेगी तभी माइनस, जल्दी और जल्दी पहुंचेगी तभी माइनस, लेकिन लेट और जल्दी पहुंचेगी, एक में लेट पहुंचेगी एक में जल्दी, तो हमेशा प्लस करना है। तो ये आपके पास में कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस के ऊपर जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर देंगे इसको हम, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की कहते हैं, ठीक है ना, क्या 60 किलोमीटर, ये क्या है, इसकी स्पीड है, ये क्या है इसकी, ये आपकी जो है स्पीड है, क्या है ये स्पीड है 60 किलोमीटर घंटा। और अगर इसी की जो स्पीड को 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलाया जाए, ये स्पीड है 60 किलोमीटर घंटे के हिसाब से और ये स्पीड है 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से। अगर 60 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलाओ और 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलाओ तो आपके पास में क्या होता है, और आपको दूरी जो है ना, जब कभी भी एक ही दूरी आपको तय करनी है, यानी कि मुझे बता दें कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, अगर आपको दिल्ली जाना है या फिर कहीं भी आपको बता दें कि आपको 500 किलोमीटर भी जाना है, ठीक है, आपको 500 किलोमीटर जाना है, यानी कि एक परसेंट दूरी आपके पास में, एक कम दूरी आपके पास में, ठीक है, इतनी ही दूरी क्रॉस करनी है, तो हमेशा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है इसका जो है टाइम आ जाता है, इसका जो टाइम क्या आता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, कि इसका जो है उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा इन द